हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमरेलो में। तो देखिए, आज जो है हमारा ECGC PO का क्लास नंबर 1 है। ठीक है, क्लास नंबर 1 है और जिसमें हम कंप्यूटर नॉलेज का क्लास 1 कहूँगी मैं। और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे कम्प्लीटली आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम देखो जो मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, दिस थिंग। तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूँगी पहले और फिर उसके बाद जो है सारा कंटेंट फटाफट बताऊँगी, सारे डाउट क्लियर करूँगी। एंड ये जो क्लासेस सिर्फ ECGC PO के लिए नहीं, बाकी जितने भी जगह आप लोगों को ये काम आएंगे वो सारी एक लिस्ट दे दूँगी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपकी एक 1 बाय 1 एज अ स्टेप की तरह आप यूज़ करोगे, तभी आप PO बन पाओगे। ठीक है, सो पहला स्टेप मैं यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ये जो CD है ये मैं आपको चढ़ा कर दूँगी। ठीक है, ये ऐसा है कि कंप्यूटर नॉलेज अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई में अच्छा इंटरेस्ट बनता रहेगा, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो आप पढ़ते पढ़ते जाओगे और कंप्यूटर जैसे ख़त्म, फिर इंग्लिश, फिर GA, फिर रीजनिंग, मैथ एंड देन PO। ठीक है, मतलब इंटरव्यू भी है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो पेपर 1 तो क्लियर करना होगा ना। पेपर 1 क्लियर नहीं करोगे तो फिर कैसे पहुंचोगे पेपर 2 के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ यही है बात कि आपको ये ध्यान में रखना है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है करने लायक। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट को कहाँ से करना है, किससे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, या फिर कोई बुक भी अगर मुझे पढ़नी है तो कौन से बुक से मुझे पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज का ही मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए कोई बुक चाहिए क्या? तो देखो, मैं बुक लिख रही हूँ आप लोगों के लिए तो वो बुक सफिशिएंट है। उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद नोट्स जो बना रही हूँ वो रेफरेंस बुक से बना रही हूँ। ठीक है, सेकेंडली, किसी और क्लासेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत है क्या? वेट, किसी और क्लासेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत है? नो, नॉट एट ऑल, बस मेरी क्लासेस कर लो, दैट्स इट। अच्छा, कितने दिनों में ये ख़त्म करोगे? तो देखो, कोई भी अच्छा टीचर अगर आप जो क्वालिटी लेवल पढ़ाते हैं या फिर उनको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, वो आर बेसिस पे बात करते हैं, तो मैं 40 घंटे में आपका जो सिलेबस है ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, सिलेबस भी क्या है वो भी देख लेते हैं। 40 घंटे में जो है ये ख़त्म हो जाएगा और बुक आप 4 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, 4 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, लेकिन पहले 40 घंटे के मेरे क्लासेस कर लो। सेकेंडली, MCQs होंगे क्या? तो जी हाँ, MCQs होंगे, लेकिन कैसे ना, पहले हम क्या कर लेंगे कि 15 अप्रैल तक 15 क्लासेस होने के बाद पैरेलल फिर MCQ स्टार्ट करेंगे और फिर ये पैरेलली चलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। 25 मई तक मैं इसके जो है MCQs लूँगी एंड अराउंड हाई क्वालिटी के। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के MCQs होंगे। 1,500 के आसपास हम MCQs करेंगे, 1,500 प्लस ही करूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए होगी? कंप्यूटर नॉलेज के लिए। सेकेंडली, नोट्स बनाने की ज़रूरत है क्या कंप्यूटर नॉलेज के लिए? देखो, कंप्यूटर नॉलेज से जनरल अवेयरनेस के लिए या फिर इंग्लिश के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहे हो, बिकॉज यूर लाइक आप बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो। भाई थोड़ा सा ना क्या करो, अपना दिमाग ओपन रखो। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई मेरा ही बुक परचेस करो, नहीं। नोट्स क्यों नहीं निकालने इसके और इसके? क्योंकि यहाँ पे सर्विस आप लोगों को कोई ना कोई प्रोवाइड कर ही दे रहा है, तो उसका कोई सर्विस, अगर सर्विस चार्जेस है तो पे करो और सर्विस ले लो। फ्री में है तो फ्री में करो। जैसे आप फ्री में क्या है, मेरी क्लासेस फ्री में है कंप्यूटर नॉलेज की, वो करो कंप्लीट। एंड जो भी सर्विस चार्जेस होंगे बुक के लिए वो चार्जेस देके बुक परचेस कर लेना। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई अगर मैं लिखते बैठूँगा या लिखते बैठूँगी, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता सही बात होगी। बिकॉज़ ये एग्ज़ाम जो है आपकी प्रैक्टिस मांगती है। यहाँ पे मैथ रीजनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करो, यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएंगे। लाइक अगर आपने मेरे क्लासेस और बुक से कर लिया तो 18 प्लस तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 18 प्लस आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाऊँगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाऊँगी। तो ये है सारी चीज़ें, आपको यहाँ पहुँचना है। ठीक है, यू हैव टू बी हेयर, लाइक आपको यहाँ पहुँचना है तो ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। ठीक है, और एक छोटा सा वो फ्लैश कार्ड वाला होता है ना, उसके ऊपर लिखो अपना नाम, लिखो जो भी आपका नाम है। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो लिखो और यहाँ नीचे लिखो ECGC PO और चिपकाओ कहीं रूम में, ऐसी जगह जो आपको बार बार दिखे। ठीक है, ऐसी जगह, और लाइक मे बी ऑन मिरर और समवेयर। और फिर वो देखने के बाद पढ़ना शुरू रखो। ठीक है, वो देख देख के आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह का काम करने लग जाएगा। तो कहीं लिखो ये जो चीज़ मैंने बताई आप लोगों को। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं फिर। नया दिन, नया मंथ, नई एग्ज़ाम, पुरानी मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो सिलेबस ही देख लेते हैं कि भाई सिलेबस क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, या फिर हम यहाँ पे क्या सीखेंगे। ऑन एम रेलवे आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अच्छा, वन मोर थिंग, जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने भी है जो देख रहे हैं, तो प्लीज़, मैं कभी भी क्लास के स्टार्टिंग में नहीं बोलती ये चीज़, बट अभी बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ओके। सबसे पहले एंड शेयर दिस क्लासेस फ्री है, ओके। सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल में मैम हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले टॉपिक की लिस्ट दे दूं या फिर बता दूं। कंप्यूटर फंडामेंटल में जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, अरे इंक चेंज हो गई, वेट, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो देखो इसमें हम पढ़ सकते हैं इसकी बेसिक वर्किंग, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसकी बेसिक वर्किंग। फिर इसमें जो इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो इसके बाद की क्लास होगी, आज के बाद की, कल की, उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे। जनरेशन्स जो होती है कंप्यूटर के, जनरेशन्स पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस देखेंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है वो देखेंगे। बूट सिस्टम देखेंगे इसकी, ठीक है, बूट सिस्टम देखेंगे। देन इसका सिस्टम यूनिट देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा कि 40 घंटे का ये पूरा सिलेबस है, 40 घंटे का ये पूरा जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्लीज़ भी कंटिन्यू, ठीक है, प्लीज़ भी कंटिन्यू। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आप 2x पे वीडियोस देख रहे हो। लास्ट मोमेंट पे 2x की वीडियो कब देखना मैं सजेस्ट करूँगी, जब आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, और फिर देखो, फिर वो एज अ रिविज़न आपका काम आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, सेकेंड टॉपिक लिख लेती हूँ मैं। सेकेंड टॉपिक जो कवर करेंगे वो हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है जैसे लैन, ठीक है, लैन, वैन, पैन, ठीक है, मैन, ये सारी चीज़ें। और क्या आता है नेटवर्किंग में, जैसे आईपी एड्रेसेस वगैरह आ जाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ जाता है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ गया आपका। देन आईपी एड्रेसेस, देन आपका मैक एड्रेसेस, ठीक है। और भी आपका जो होता है सिंप्लेक्स डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का टाइप वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियर आउट होगा, ठीक है। तो मतलब ईच एंड एवरी वर्ड जो है यहाँ पे हम क्लियर करेंगे अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग 2, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट, फिर उसके बाद हम इंटरनेट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अभी क्या करो, 1.5 नहीं 1.25 की स्पीड होती है ना यहाँ पे, 1.25 की स्पीड पे लगा दो ये लेक्चर, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ, कुछ मुझे टॉपिक याद करना पड़ रहा है इसलिए। इंटरनेट पढ़ेंगे, फिर मालवेयर, ठीक है, मालवेयर अटैक्स पढ़ेंगे, मालवेयर अटैक्स, सारे अटैक्स पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है, कब जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो कंप्यूटर वाला वायरस, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में भी आरडीबीएमएस, ठीक है, डीबीएमएस में आरडीबीएमएस पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक में आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो एक भी मार्क्स आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी। देन हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस, फेवरेट वन, जो मैंने फसाई के भी लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, वहाँ पे उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा। बट एमएस ऑफिस यहाँ पे भी क्लियर आउट हो जाएगा, जिसमें हम एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये कितने अराउंड 6 to 7 टॉपिक्स, और कोई टॉपिक मुझे याद आता है बाद में तो वो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। तो मैम ठीक है, सब सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। तो बताओ कि ये कौन से एग्ज़ाम के लिए हमको इम्पॉर्टेंट है। ECGC PO, ठीक है, ECGC
पीओ के लिए तो 100% इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किया है और आपने आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दिया है तो आप जो है आपके मेंस के लिए मुझ पर निर्भर हो सकते हो, आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है। देन और कौन सा एग्ज़ाम है, आरआरबी जो क्लर्क एंड पीओ का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, क्लर्क एंड पीओ का एग्ज़ाम, वहाँ पे ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाबार्ड के लिए जो क्लासेस, नाबार्ड का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ पे, ठीक है, स्टेट लेवल या फिर अदर एग्ज़ाम जहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस करके सिलेबस में चीज़ें हैं और ये सारे टॉपिक है, तो फिर ये क्लासेस आप बिंदास कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं क्या चाहती हूँ ना कि एक ही क्लास करो, एक ही बार पढ़ो और सब कुछ ख़त्म हो जाए एक ही बारी में। ऐसा ना हो कि भाई क्या कहते हैं उसे कि ECGCPO के लिए पढ़ो अभी, फिर आरबीआई असिस्टेंट के लिए कहीं और पढ़ो, ऐसा ना करो। एक बार यहाँ आ गए, यहाँ पढ़ लो, ख़त्म हो गई बात, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर वर्ड के बारे में ही जान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है, देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये, आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा, क्या है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कोई मैकेनिकल डिवाइस या कुछ भी डिवाइस क्यों नहीं कहते, ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहते हैं इसको, वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमेशा डीसी करंट पे वर्क करते हैं, माने जो डायरेक्ट करंट पे वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट पे वर्क करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अब एक एग्जांपल देके बताओ मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाइन, बताती हूँ। क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि आपका जो घर का फ्रिज है, ठीक है, जैसे लाइट क्या होता है, फ्रिज या फिर बल्ब कहो, बल्ब में सही बैठेगा, ये फ्रिज में भी होता है वैसे, लेकिन सुनो, बल्ब जो है आपका, कभी ऐसे हुआ कि लाइट अचानक से चली गई, ठीक है, लाइन अचानक से चली गई और फिर अचानक से आ गई, तो आपका जो बल्ब है वो थोड़ा सा ऐसे वह चालू हुआ, ये बल्ब अजीब सा बल्ब निकाला है, सॉरी, कोई बल्ब है, ठीक है आपका, और फिर वो चालू हुआ और फिर अचानक से बंद भी हो गया। ऐसे होता है ना कि जब कम ज़्यादा हो जाता है करंट, तब ऐसी चीज़ें होती है। तो ये जब चीज़ें ऐसी हो रही है, ठीक है, जो ये चीज़ें हो रही है, तो ये कौन से करंट पे वर्क करती है एक्चुअली? ये चीज़ें जो होती है वो AC करंट के साथ होती है, अल्टरनेट करंट के साथ होती है। वहीं अगर आप DC करंट कहो तो ये डायरेक्ट करंट जो होता है ये कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो आपने कभी देखा है कि आपका जो लैपटॉप है, लाइन आए जाए उसको क्या लेना देना, वो हमेशा सही वर्क करता है, ठीक है। जैसे उसकी चार्जिंग ख़त्म होती है वो आपको बोलता है भाई मुझे चार्ज कर, मुझे भूख लगी है, मेरी चार्जिंग भर दे, दैट्स इट। एक बार चार्ज कर दिया, फिर चार्जिंग ख़त्म हो गई, 100% आपने चार्जिंग कर ली। 100% चार्जिंग करने के बाद क्या ऐसा होता है कि आपके घर की लाइट जा रही है और आपका लैपटॉप भी बंद हो गया, ऐसा कभी होता है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर डिवाइस है ये बैटरी पे वर्क करता है, ठीक है। आपका फ़ोन भी बैटरी पे तो ही वर्क करता है, सॉरी, आपका फ़ोन भी जो है, आपका मोबाइल फ़ोन, वो बैटरी पे ही तो वर्क करता है। इसका ऐसा तो नहीं कि भाई आपकी जो है आपको उसके साथ एक स्टेबलाइज़र बिठाना पड़ रहा है, जैसे फ्रिज में होता है ना, स्टेबलाइज़र होता है कि भाई AC हो तो जो भी अल्टरनेट करंट आ रहा है वो सही से आए, DC में कन्वर्ट हो जाए और स्टेबलाइज हो जाए, एकदम स्टेबल हो जाए, स्टेबल होके जो फ्रिज को भी जो करंट आ रहा है वो सही से प्रोवाइड हो, ठीक है, सही से प्रोवाइड हो। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे डिवाइस जो वर्क करते हैं आपके डायरेक्ट करंट पे, ठीक है, और जो होते हैं रिलायबल। अब रिलायबल क्यों? देखो, कोई आपने कंप्यूटर परचेस किया होगा तो वो आपके घर में आराम से 10 साल तक तो चला ही जाएगा, आराम से 10 साल कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये iPad परचेस किया है पिछले साल, तो ये iPad जो है मुझे अराउंड 10 साल तक तो चला जाएगा, आराम से चला जाएगा 10 साल तक। अच्छी कंडीशन में कब तक?
5 साल तक, अच्छी कंडीशन में 5 साल तक, बाद में इसको सर्विसिंग की ज़रूरत आने पड़ेगी। मे बी मेरे यूजेस पे डिपेंड करता है ये। लेकिन आपका घर का जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, आपने देखा है कभी कि कंप्यूटर को चेंज करने की जो बात हो रही है, कभी पापा ने कहा है कि यार कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई है? मतलब पिछले 10 सालों में कभी सुनने को मिला है या 5 सालों में सुनने को मिला है जब से उसको परचेस किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ड्यूरेबिलिटी जो होती है उसकी बहुत लंबी चलती है, उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इसीलिए हम कंप्यूटर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन पर्पस क्या होता है कंप्यूटर का? मेन पर्पस क्या होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का मेन पर्पस होता है किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी भी डेटा को आपको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देना, ठीक है, किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देना विद द हेल्प ऑफ या विद थ्रू द प्रोसेसिंग। अब ये जो डेटा है, ये डेटा क्या होता है? ये डेटा क्या होता है? इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं इनपुट, है ना। जैसे आपने गूगल में कुछ डेटा ऐड किया, ठीक है, कुछ भी डेटा ऐड किया, तो वो क्या कर रहे हो आप? वहाँ पे इनपुट दे रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप? वहाँ पे इनपुट दे रहे हो, और फिर गूगल क्या कर रहा है कि गूगल का सॉफ्टवेयर हो, उसे वो प्रोसेस कर रहा है, और वो प्रोसेस करके आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपके इनपुट का आउटपुट है, वो आपके इनपुट का रिजल्ट है। सिंपल सी बात है। तो ये जो इनपुट होता है, जो आपका इनपुट होता है, मुझे बताना क्या ये सिर्फ ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश है, ठीक है, कुछ आपको सर्च करना है तो बहुत बढ़िया इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, ग्रामर का ध्यान रख रहे हो, सेंटेंस का ध्यान रख रहे हो, फिर यूज़ कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ उसमें क्या करते हो? कीवर्ड यूज़ कर देते हो, ठीक है, कीवर्ड यूज़ करते हो नॉर्मल, जैसे स्कोर, टुडे स्कोर, ठीक है, टुडे स्कोर अबाउट, तो अब टुडे स्कोर कर दिया आपने, या फिर टुडेज वेदर, तो वहाँ पे आपने क्या डेट भी लिखी, या फिर ऐसा किया कि भाई स्पेसिफिक आपकी जगह बताई, ठीक है, आपका लोकल एरिया बताया? नहीं, क्योंकि आपका अगर लोकेशन वगैरह ऑन होगा तो गूगल क्या करेगा, गूगल हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो आपका उस लोकेशन की हेल्प से डेटा लेगा, और फिर उसी डेटा को, उसी कीवर्ड को प्रोसेस करके आपको फटाक से आउटपुट दे देगा। जैसे अभी हम गोल्ड रेट देखते हैं, ठीक है, टुडेज गोल्ड रेट, तो वो स्पेसिफिक आपको आपकी जगह का नहीं बताता है, सॉरी, जगह के बारे में पूछता है क्या? नहीं पूछता, वो डायरेक्टली आपको उसका रेट बता देगा, ठीक है, कि इतना है आज का गोल्ड रेट। फिर आपको वहाँ पे आपको फर्स्ट या सेकेंड जो वेबसाइट होती है वो दिखाती है, आपकी जगह का नाम बताती है, जैसे नागपुर में आज का गोल्ड रेट क्या चल रहा है, तो वो वहाँ पे बता आई एम सॉरी, वो वहाँ पे बता रही है। तो यहाँ पे क्या मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है, सिंपल सा, कि जो आप डेटा दे रहे हो वो क्या बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिवली या फिर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं दे रहे हो। वो डेटा होता है रॉ डेटा। क्या होता है बच्चों? वो रॉ डेटा होता है, एकदम सिंपल सा डेटा होता है, सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं, दैट्स इट। उस कीवर्ड्स को वो प्रोसेस करके बेचारा आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और वो आपकी आउटपुट बनता है, ठीक है। ये है कंप्यूटर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अब ये जो डेटा है इसमें भी 2 टाइप है, ठीक है, इस डेटा के भी 2 टाइप है, डेटा के 2 टाइप है। चलो एक गेम खेलते हैं। एक टाइप है इसका न्यूमेरिक और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। क्या है? एक टाइप है इसका न्यूमेरिक, दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। अब आप बताना, सिंपल सा एक गेम खेलते हैं। चलो इसको प्रीमियर कर देती हूँ मैं इस वीडियो को, तो मैं देखूँगी आपके कमेंट्स। आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर है, क्या वो न्यूमेरिक है? क्या आपका मोबाइल नंबर न्यूमेरिक है? यस और नो? मोस्टली बच्चे कहेंगे यस मैम न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है। मैं कहती हूँ नहीं, वो नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है। अगेन और एक बार पूछती हूँ, दूसरा जो है एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। क्या आपका एरिया का जो पिन कोड है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्या आपके एरिया का जो पिन कोड है वो न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक? बताना। मोस्टली आप सही आंसर देंगे, वो नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है। सेकंड, जो आपके टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स होते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम के मार्क्स आते हैं, क्या वो न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक? एग्ज़ाम के जो मार्क्स आते हैं आपके, क्या वो न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक?
बताना। अगेन एक एग्जांपल, ठीक है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम बताओ तो सही नॉन न्यूमेरिक न्यूमेरिक में डिफरेंस क्या है, एग्जांपल पे एग्जांपल दिए जा रही हो। तो देखो, मोबाइल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका नंबर कुछ है लाइक 9125 कोई, ठीक है। अब इस नंबर में, ठीक है, इस मोबाइल नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो मुझे मेरे स्कूल का नंबर मिल जाएगा। अगर मैं इस नंबर में 1 माइनस करूँगी तो मुझे मेरे बैंक का नंबर मिल जाएगा। इसे मैं 1 से डिवाइड करूँगी, सॉरी 2 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का नंबर दे देगा, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है मोबाइल नंबर के साथ? कभी आपने मोबाइल नंबर के डेटा को या फिर मोबाइल नंबर को एज अ कैलकुलेशन के पर्पज से यूज़ किया है, एज अ कैलकुलेटिव नंबर यूज़ किया है उसको? कभी भी नहीं, ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया। ऐसा कभी होता ही नहीं कि भाई वो तो सिर्फ नंबर है, नंबर दे, आपका कार का नंबर। अब आपके कार का नंबर जो है, मुझे बताना, आपका कार का नंबर क्या आपने कभी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया है कि मेरे कार का नंबर देखो ये है और इसमें मैं ना 1 मिला देता हूँ तो फिर जो मेरा बाइक का नंबर आ जाता है। अगर मैं इसमें 1 घटा देता हूँ तो ये फिर मैंने जहाँ से लाइसेंस निकाला था उस आरटीओ का नंबर आ जाता है। ऐसा कुछ कभी देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? बिकॉज इट्स अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, और नॉन न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज़ होती है। सिंपल सी बात है। अब न्यूमेरिक वैल्यू में जैसे कि आपकी सैलरी, ठीक है, जो आपकी सैलरी है, सपोज आपकी सैलरी है अराउंड अभी 70K करते हैं, 70,000। तो इस 70,000 की जो सैलरी है आपकी, इसमें आप ये बता सकते हो कि भाई इसमें जो 20,000 है मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किए, इसकी 20,000 की मैंने SIP निकाली, 20,000 मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है और बाकी का बचा हुआ मेरा सारा का सारा सेविंग है, ऐसे कुछ, ठीक है। 10,000 के करीब 10,000 जो है मेरा सेविंग है, ऐसे कह दो। तो ये क्या किया आपने, इसका कैलकुलेशन कर पा रहे हो? आपके सैलरी का जो है, सैलरी जितनी है आपके पास उसका क्या कैलकुलेशन कर पा रहे हो आप? जी हाँ, हम उसका कैलकुलेशन कर पा रहे हैं मैम, हम उसमें माइनस घटा पा रहे हैं, उसमें ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या आपके जो मार्क्स होते हैं, एग्ज़ाम के मार्क्स, ठीक है, क्या वो घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं? जी हाँ, बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाता है तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई पेपर निकलता ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है न्यूमेरिक, ठीक है। जैसे अभी बैंक बैलेंस की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली हमने, तो जो आपका रुपया होता है वगैरह, तो ये क्या है, न्यूमेरिक है। और बाकी सारे जो चीज़ें, ठीक है, आपका घर का एड्रेस बता दो, घर का जो एड्रेस होता है क्या वो न्यूमेरिक होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है? जल्दी से बताना। इट्स नॉन न्यूमेरिक, सिंपल नॉन न्यूमेरिक। कुछ भी नहीं मिल रहा है ना उसका, उसके साथ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लो, अब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रखो, आपको मिल जाएगा बुक में सब कुछ। तो जो डेटा होता है, जिस डेटा के साथ आप कैलकुलेशन कर पाते हो उसे कहते हैं न्यूमेरिक। और जो डेटा, ठीक है, जो डेटा आप यूज़ करते हो जस्ट टू कि वो आपको उस बात के बारे में पता, जैसे आपका रोल नंबर है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर है, तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो आपका, आप में जो आपको 1 जोड़ोगे तो ये बनेगा, 1 घटाओगे तो ये बनेगा, ऐसा बता रहा है कि नहीं? वो बस इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो वो क्या हो गया, वो नॉन न्यूमेरिक डेटा हो गया। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा ऐसा डेटा होता है जो आप यूज़ करते हो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो डेटा आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते हो उसे कहते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा। और जो डेटा आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं न्यूमेरिक डेटा। तो एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा सैलरी या फिर बैंक बैलेंस का हो, या एग्ज़ाम के मार्क्स का हो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के मार्क्स का हो, या फिर आपके देश का जीडीपी वो भी घटता है, बढ़ता है, कभी माइनस में चला जाता है, कभी बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारे न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक में एग्जांपल लिख लो, नॉन न्यूमेरिक में एग्जांपल मतलब ध्यान में रखो, जैसे कि आपका बैंक का जो IFSC कोड है वो भी नॉन न्यूमेरिक है। आपका क्या जस्ट बताया ना मैंने कि आपका जो पिन कोड है, ठीक है, आपका जो एरिया का कोड होता है पिन कोड, वो नॉन न्यूमेरिक है। आपका एड्रेस जो है, ठीक है, वो नॉन न्यूमेरिक है। आपका रोल नंबर जो होता है एग्ज़ाम में वो नॉन न्यूमेरिक है,
ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि सिंपल है कि डेटा, भाई डेटा दो टाइप का होता है। डेटा जो हम कभी जो डेटा इनपुट की फॉर्म में डालते हैं वो रॉ डेटा होता है, और इस डेटा का भी दो टाइप होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक एक होता है न्यूमेरिक, दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक डेटा वो जो कैलकुलेशन कर पाते हो, नॉन न्यूमेरिक वो जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, सिंपल। जिसमें इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें, आपको ना क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई जो आपका आधार कार्ड का नंबर है या फिर पैन कार्ड का नंबर है, क्या वो न्यूमेरिक डेटा है या नॉन न्यूमेरिक डेटा है? तो भाई वो नॉन न्यूमेरिक डेटा है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम, कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको लगता होगा कंप्यूटर तो एक वर्ड ही होगा, इसका क्या फुल फॉर्म, ये क्या इसका एब्रीवेशन है क्या? कंप्यूटर एक एब्रीवेशन है? तो देखो, हाँ जी, कंप्यूटर एक एब्रीवेशन। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पोर्टेबल, सॉरी पर्पजली, पोर्टेबल नहीं, पर्पजली, यहाँ लिखते हैं पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अगर आपने इसके पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा ये बात, नहीं पढ़ रखा है तो ध्यान में रखो। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है आपके कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब जो है कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है ये देख लेते हैं। ठीक है, इसके पहले आपने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझसे ही पढ़ा, अगर थोड़ा मुझसे बताने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी मैंने रेफरेंस बुक से ही सारा डेटा निकाल रखा है, तो ये ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक है। तो चलो, तो जो कंप्यूटर वर्ड जो है, ये वर्ड कहाँ से आ रखा है, ये वर्ड जो है कंप्यूटर वर्ड, ये कहाँ से आ रखा है? तो ये कौन सी भाषा से आया है? ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो ये आया है आपके, कमेंट करना जल्दी से फटाफट, ये आया है लैटिन। ये लैटिन वर्ड है। क्या है? ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है। ये है एक लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। लैटिन में कौन सा वर्ड? ठीक है, अब लैटिन लैंग्वेज से तो आया है भाई, लेकिन वहाँ पे कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड भी कौन सा है? तो ये कंपूत्रे। क्या है? कंपूत्रे, कंपूत्रे, कंपूत्रे। ठीक है, लैटिन वर्ड कंपूत्रे से कंप्यूटर आया है। अब इस कंपूत्रे में भी दो वर्ड को मिलाया गया है। ठीक है, कंपूत्रे। तो ये कंपूत्रे में ये जो COM कॉम है, ये तो एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन ये पुत्रे जो है, ये जो पुत्रे जो है, ये बताता है आपको कैलकुलेशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना है, फिर रिकनिंग कहेंगे, कैलकुलेशन। जैसे अभी मैं अगर इसको हिंदी में लिखूं, ठीक है, अभी मैं इसको हिंदी में लिख रही हूँ, संगणक। ठीक है, संगणक। तो ये जो संग है, ये क्या बता रहा है? ये सिर्फ एक प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। वहीं ये गणक क्या बता रहा है? ये कैलकुलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? कैलकुलेशन की बात कर रहा है। तो सिंपल है। तो ये जो लैटिन वर्ड है, कंप्यूटर जो है, एक लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। वहाँ पे लैटिन वर्ड क्या था? कंपूत्रे था। कंपूत्रे का मीनिंग जो है, ये जो COM है, ये एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, और पुत्रे जो है उसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। सिंपल। तो ये कंप्यूटर वर्ड जो है, ठीक है, अब ये सब सही होगा। कंप्यूटर हमने फुल फॉर्म भी देख लिया, कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से वो भी देख लिया। अब हमको ये देखना है कि ये फर्स्ट टाइम जो है कौन से किताब में यूज़ हुआ है। ठीक है, कौन से बुक में यूज़ हुआ है, और फिर इसको किस इंसान ने यूज़ किया, बाय हुम। ठीक है, किसने इसको यूज़ किया और कब। ये 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने लायक, कि भाई कंप्यूटर जो वर्ड है पहली बार कौन से बुक में यूज़ हुआ है, किसने यूज़ किया है, और कौन से साल में यूज़ हुआ है। तो 1 बाय 1 सब देख लेते हैं। तो देखो कौन सी बुक है, ये बुक का नाम है द यंग मैन ग्लिंग्स। ठीक है, द यंग नहीं, ठीक है, यंग है ये, द यंग मैन ग्लिनिंग्स। ठीक है, ग्लिनिंग्स। किसने यूज़ किया? इसे यूज़ किया था रिचर्ड ने, रिचर्ड
ब्रेथविक, रिचर्ड ब्रेथविक। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे थोड़ा सा ना लाइक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लाइक बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स जो होते हैं ना उसमें मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ। आई हैव वो एक कहते हैं उसको ब्रेन ग्लिच, बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे वर्डेशिया कहते हैं जिसे, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, वर्डेशिया कहते हैं। तो उसमें ना जो आपके कॉमन वर्ड होते हैं ना, वो आप जब लिख रहे होते हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें जब करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते लिख रही हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। जैसे मैंने लाइक कभी आपने देख रखा होगा, मैंने बहुत सिंपल सा वर्ड भी हो कोई, लाइक कुछ भी वर्ड है, जैसे ना गूगल ही हो, ठीक है, मैं गूगल का स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ। तो ये एक ब्रेन ग्लिच है और ये बहुत सारे लोगों को होता है। ये 2016 में मुझे समझ में आ गया था, सो मैं वर्क कर रही हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाइए इस चीज़ का, इसीलिए मैं लाइव नहीं आती हूँ, क्योंकि स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए और बहुत छोटी छोटी बातों की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मुझ पे हंसोगे और मुझे बहुत बुरा लगेगा उस चीज़ का। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जो नए स्टूडेंट है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है उस चीज़ का। मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, लाइक मिलियंस, अभी तक जितना एवरेज डेटा आ रखा है उसमें ये बताया है कि वर्डनेशिया का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्डनेशिया कहते हैं उसे, ये प्रॉब्लम वहाँ पे होता है जहाँ पे आप ब्लैंक हो जाते हो, लाइक बहुत सिंपल, जैसे मैंने कहा ना कि गूगल की स्पेलिंग में गलत करती हूँ, सच में गलत करती हूँ, तो उसमें एक ब्रेन ग्लिच है, ये कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश मेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ कि भाई फालतू में आप लोगों का नुकसान ना हो जाए। जो पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से पढ़ाती हूँ मैं, बस अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बुक में स्पेलिंग मिस्टेक कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन अगर पढ़ाते पढ़ाते स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, उसके लिए मैं सच में दिल से माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों की। और मेरा मजाक मत उड़ाइए, मुझे थोड़ा बुरा लगता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि किस वजह से वो चीज़ें हो रही है। बहुत मल्टीपल चीज़ें जब आप पढ़ते हो या फिर मल्टीपल चीज़ें सोचते हो इकट्ठा एक साथ, तो आपका ब्रेन में ग्लिच आता है, जैसे कंप्यूटर में ग्लिच आता है उस तरह से ब्रेन में भी आपके ग्लिच होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे क्लियर करनी थी। तो देखो, पहला पर्सन कौन है जिसने इसे यूज़ किया था, तो वो था रिचर्ड ब्रेथविक। कब यूज़ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 1613 में, ठीक है, 1613 जो ईयर है वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम कंप्यूटर के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके मतलब विशेषताएँ क्या है, ठीक है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएँ क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका विशेषताएं क्या है, हाई स्पीड, ठीक है, क्या है, हाई स्पीड। दूसरा एक्यूरेसी। तीसरा हाई स्टोरेज, ठीक है, हाई स्टोरेज। फोर्थ वन क्या है, याद करो, याद करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक होता है। ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। तीसरा ये क्या होता है, सॉरी फिफ्थ वन, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर कहो तो ये वर्सटाइल होता है, ठीक है, 6 नंबर, वर्सटाइल होता है, वर्सटाइलिटी होती है इसमें, ठीक है। एंड तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भाई कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर विशेषताएं क्या है, ये क्या उस कॉलेज का कोई एग्ज़ाम नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन बन जाए और आप ऐसे थ्योरी में लिखो और हो जाएगा, नहीं। अब देखो, हाई स्पीड इसकी एक विशेषताएं है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पता है आपको, कि भाई जो इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, ठीक है, जो हम स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर होता है जो जिसकी हम स्पीड मेजर करते हैं, वो उसकी मेजरिंग यूनिट पूछता है स्पेशली, ठीक है। तो इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, तो वन बाय वन देखते हैं। दो वैसे स्पेशल मेजरिंग यूनिट है, जैसे MIPS और दूसरा है फ्लॉप्स। क्या है, फ्लॉप्स। अब जो ये फ्लॉप्स है ये सुपर कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है और MIPS हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के लिए होता है। जैसे MIPS का फुल फॉर्म क्या है, MIPS का फुल फॉर्म है मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वही अगर फ्लॉप्स का देखो तो ये है फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो ये सुपर कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। आपको बहुत सारे को लगा मैम गीगाहर्ट्ज़ के बारे में तो बात ही नहीं करे आपने, गीगाहर्ट्ज़ की बात करो ना, गीगाहर्ट्ज़। तो देखो गीगाहर्ट्ज़ तो ये प्रोसेसर की स्पीड होती है। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैम गीगाहर्ट्ज़ के तो बारे में बात ही नहीं कर रही, तो ये गीगाहर्ट्ज़ जो होता है ये प्रोसेसर की स्पीड होती है। किसकी स्पीड होती है? प्रोसेसर की स्पीड होती है। ओके, ध्यान में रखना। जैसे नॉर्मल आपका प्रोसेसर लेने जाओ आप कि लाइक एवरेज प्रोसेसर की स्पीड क्या हो रही है फ़िलहाल के टाइम पे, तो 2.47 गीगाहर्ट्ज़ नॉर्मल। लेकिन आप इसका प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा सकते हो, पैसा बहुत देना पड़ेगा, बस इतनी एक कंडीशन होती है यहाँ पे, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो हाई स्पीड में आपको इसका ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे नहीं पूछेगा भाई कैरेक्टरिस्टिक बता दो, चलो नहीं। हाई स्पीड में इसके दो जो इसके स्पीड मेजरिंग यूनिट है MIPS और फ्लॉप्स, इसके बारे में पूछेगा। ऐसे भी पूछ सकता है ना कि भाई सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मेजर की जाती है वो कौन सी यूनिट में मेजर की जाती है, तो वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि MIPS का फुल फॉर्म बता दो या फ्लॉप्स का फुल फॉर्म बता दो। तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। ओके, देन सेकेंड, अब एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। अब एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं तो मुझे बताना कंप्यूटर कितने % एक्यूरेट होता है, कितने % इसका एक्यूरेसी होता है ये बताना। चलो टाइप करो जल्दी जल्दी। 100% एक्यूरेट होता है मैडम, इसमें क्या पूछने वाली बात है, 100% एक्यूरेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, एक्यूरेसी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, तो इसको कहते हैं गीगो। क्या कहते हैं? गीगो। अब ये गीगो क्या है मैम, तो गीगो ये होता है गार्बेज, इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। माने अब सिंपल ना, हिंदी में देखो ना, कचरा अगर डालोगे तो कचरा मिलेगा, सिंपल। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने गलत ही कीवर्ड यूज़ किए, ठीक है, अगर आपने गलत ही कीवर्ड यूज़ किए तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो भी गलत ही मिलेगा, सिंपल है ना। जैसे अगर आपने कभी एलेक्सा से या सिरी से बात कर रखी है, ठीक है, तो अगर आपने उसको कहा कि हे सिरी ये इसके बारे में बता, और मैंने गलत ही इंफॉर्मेशन पूछ ली, तो वो क्या बोलेगी, सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट, सॉरी आई कांट गेट इट, प्लीज़ ट्राई अगेन। एलेक्सा बोल देगी, हिंदी में बोल देती है। या फिर अगर आप गूगल पे भी, गूगल असिस्टेंट से भी बात करोगे, मुझे सिरी से ज़्यादा गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा पसंद है, तो अगर उनसे बात करोगे और उनको पूछोगे, कुछ भी पूछोगे ऐसे ना कि मार्स का पहला इंसान बता, तो आप तो कचरा पूछ रहे हो तो वो कचरे का ही जवाब देगी, सिंपल कचरे में ही जवाब देगी। वो बोलेगी भाई कुछ भी पूछ रहा है तू, है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि भाई एक्यूरेसी तो 100% है, बट आपके डेटा पे भी डिपेंड करता है कि आप डेटा इनपुट क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, सेकेंड वाली पॉइंट, हाई स्टोरेज, ठीक है। हाई स्टोरेज होता है तो देखो इसमें यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, सो इसको हम आने वाले टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक क्यों, तो देखो ऑटोमेटिक क्यों कि अगर आपने सही कीवर्ड यूज़ किए, ठीक है, सही कीवर्ड यूज़ किया, फिर सही शॉर्टकट की ऐड की, तो प्रोसेसिंग होते समय प्रोसेसिंग का टाइम ये हो रहा है और फिर आउटपुट देने का टाइम ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो ये प्रोसेसिंग का टाइम है वो अचानक से सिरी उठ के या एलेक्सा उठ के गूगल असिस्टेंट उठ के नहीं पूछता है कि मैम फिर से एक बार बताओ क्या कहा था आपने, नहीं, आपने एक बार कीवर्ड डाल दिए, वो प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट देगा। वो वेट नहीं करेगा या वो बीच में ही नहीं रुक जाएगा कि बीच में ही रुक जाए और फिर से पूछे कि एक बार और कमांड देना, क्या कमांड दिया था, क्या शॉर्टकट की थी, मुझे तो कुछ याद नहीं। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर है। क्या है? ये एक कंप्यूटर है जो कि ऑटोमेटिक होता है। रिलायबल अभी जस्ट हमने देखा कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ये बहुत दिनों तक चलता है। तो रिलायबल के बारे में हम क्या बात करें। सेकेंडली वर्सेटाइल क्यों कहा है इसको, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है, ये मल्टीटास्किंग होता है। क्या हम वर्सेटाइल है, क्या हम मल्टीटास्किंग कर पाते हैं? नहीं, हम ज़्यादा वैसे देखा जाए तो लेडीज़ जो होती है वो मल्टीटास्किंग होती है। आपने कभी देखा होगा कि आपके मॉम को कि वो लाइक जो आपका गैस का एरिया होता है, ठीक है, तो 4 चूल्हे होते हैं, तो उस पर एक पे चावल चढ़ा दिए, एक पे दाल बन गई, एक पे रोटी बन गई, तो वो वर्सेटाइलिटी है। या फिर आपने कभी किसी कंपनी में काम किया होगा तो HR डिपार्टमेंट में आपने लड़कियों को ज़्यादा देखा होगा। वाई?
क्योंकि लड़कियां जो होती है वो वर्सटाइल होती है, वो उनको गॉड गिफ्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। हम किसी की आंखों में देख के भी समझ जाते हैं कि भाई बंदा दुखी है, समथिंग है। हम एम्पैथी रखते, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़के नहीं रखते हैं ऐसे कुछ सिंपैथी वगैरह, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम जो लेडीज़ होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग, उसमें बहुत ज़्यादा महारती होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग होशियार होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्यूटर को भी बीट कर ले, नहीं। तो हम क्या है, हम वर्सटाइल है, लेकिन एक परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, ज़्यादा वर्सटाइल नहीं होता है कोई भी इंसान, बस एक कंप्यूटर वर्सटाइल हो सकता है। सेकेंड, इसकी एक प्रॉपर्टी मुझे याद आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिलीजेंस होता है। ये क्या होता है, डिलीजेंस। अब ये डिलीजेंस क्या बोला है मैम, तो आप बताना, क्या आप 24/7 पढ़ाई कर सकते हो? क्या आप किसी को कुछ पसंद है, लाइक मुझे पूरन पोली बहुत ज़्यादा पसंद है, महाराष्ट्र का स्वीट है, ठीक है, या फिर मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी, स्पेशली मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो क्या मुझे 24/7 अगर आप कॉफ़ी ला कर दोगे, लाइक 24/7 या कहो, या फिर कंटिन्यूस 7 दिन के लिए मुझे सिर्फ कॉफ़ी का ही मील लेना है, क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगी? क्या मैं उसे सहन कर पाऊँगी? नहीं। भले मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बोर हो जाऊँगी एक टाइम के बाद, मैं बोर फील करूँगी, मुझे टायर्डनेस आ जाएगा, मैं कहूँगी मैं ज़िंदगी में कभी कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, इस तरह की बातें होगी, है ना, इस तरह की बातें होगी। तो हम जो होते हैं वो डिलीजेंस नहीं होते, हम 24/7 वर्क नहीं कर पाते, हमें नींद की ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम देखें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर 24/7 वर्क करता है। जैसे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, नासा का सुपर कंप्यूटर 24/7 वर्क करता है, गूगल का सुपर कंप्यूटर वर्क करता है, उनको चार्जिंग लगा दी जाती है, वो रात दिन चालू रहते हैं। तो ये क्या है, इसकी एक विशेषता है कंप्यूटर की, ठीक है। अब विशेषताएं ही बताओगी मैम, डिसएडवांटेज कुछ बता दो। तो देखो इसका डिसएडवांटेज, तो देखो इसका डिसएडवांटेज तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई कंप्यूटर पे काम लगा देते हैं, फिर उतना काम कर नहीं पाते, मतलब सिटिंग जॉब की तरह हो जाता है। देन प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है, प्राइवेसी का इशू आता है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। आपको अगर डिसएडवांटेज पूछा कंप्यूटर का, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा कि इसका जो IQ लेवल होता है वो 0 होता है। क्या होता है, इसका जो IQ लेवल होता है वो 0 होता है। माने इतने सारे काम कर रहा है तो भी IQ लेवल इसका 0 कैसे है मैम, मतलब समझ नहीं आया। तो देखो, अगर आप किसी कंप्यूटर को फीलिंग्स की तरह, या फिर कोई रोबोट है, ठीक है, उसमें फीलिंग्स होती है क्या, अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो वर्क हो रहा है, आने वाले 10 साल में उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क होगा, और आने वाले 10 साल में हम देखेंगे भी कि शायद जो रोबोट्स होंगे, या फिर जो AIs होंगे, जैसे सीरी है, एलेक्सा है, उनमें फीलिंग्स होंगे, या फिर उनका IQ लेवल होगा कुछ, है ना, समझ रहे हो। तो इसमें अभी फ़िलहाल के लिए इनका IQ क्या है, 0 है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ये डिसएडवांटेज ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे कि ये भी डिसएडवांटेज क्लियर हो जाएगा, और हमें एक वर्चुअल फ्रेंड्स मिलेंगे, सीरी की तरह, अलेक्सा की तरह। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर होगी, ठीक है। AI पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब कल क्या करेंगे, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और क्लासेस जो है मैं अराउंड 30 मिनट की रखने की कोशिश करूँगी। आज थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट, लेकिन 30-35 मिनट की रखने की कोशिश करूँगी। अब ये क्लासेस करने के बाद आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, तो देखो कुछ नहीं करना है, 30 मिनट अगर यहाँ पे दे दिए, ठीक है, तो आपने 5 मिनट के लिए मेरे बुक से पढ़ लेना है, दैट्स इट। डेली बेसिस पे करना है लेकिन ये, और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है तो फिर पूरा किताब ही चाट लेना है, और 2x के स्पीड पे पूरे क्लासेस ही देख लेना है। ये सब कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, ओके। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगी, और ज़्यादा बात करने की कोशिश, जो ज़्यादा बोलती हूँ मैं वो बंद कर दूँगी, सिर्फ कंटेंट ही दूँगी, ओके। थैंक यू सो मच। लेकिन एक ना
रोबोट की तरह सिचुएशन ना हो, इसीलिए मैं बात करती हूँ। एक कनेक्शन बनाने की जो होती है बात, वो करती हूँ। अदरवाइज़ तो देखो, कंटेंट है, दिमाग है, नॉलेज है, सब कुछ भरा पड़ा है। मैं आऊँगी, पढ़ाऊँगी, निकल जाऊँगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों से सही से बात नहीं करूँगी तो आप लोगों को ही अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा भाई किसी मशीन से पढ़ रहे हो, तो ऐसा ना हो, ठीक है? इसीलिए मैं थोड़ा-सा बात कर लेती हूँ। आगे से अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो नहीं करूँगी, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।